हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गिट और गिटहब क्या होते हैं और कैसे आप गिट और गिटहब को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए, अपने सोर्स कोड को ट्रैक करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। और इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम वीएस कोड में इनको यूज़ कर सकते हैं विथ 2 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला सवाल ये होता है कि गिट हमारा होता क्या है। तो गिट जिन लोगों को नहीं पता, वो गिट होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और यू कैन से फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, डिज़ाइंड और हैंडल एवरीथिंग, डिज़ाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल और वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। तो ये करता क्या है बेसिकली, ये आपके प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करता है, ये आपके प्रोजेक्ट्स के चेंजेस को ट्रैक करता है, ये आपके जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंटेन रखता है, उनको उनको एक तरीके से मैनेज करता है। यहाँ से यार आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपका लिनक्स है तो आप इसको लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो हम लोग इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को लेना है इसको इंस्टॉल करने के बाद गिट बैश। अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है इसको इंस्टॉल करने में, तो आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसमें दिखा रखा है कि कैसे विंडोज़ 11 में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी जस्ट मेक इट बिग इनफ सो यू गाइस कैन सी इट। ओके, तो टेक्स्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यार इसका जो इंटरफेस है आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा सा उबुंटू या फिर आप कह सकते हो लिनक्स की तरह है। ठीक है, यहाँ पे आप डॉलर साइन देख रहे हो, ये रूट डायरेक्टरी का साइन होता है, यू कैन से होम डायरेक्टरी का साइन। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कमांड्स पता है तो आपको इसको यूज़ करने में आसानी होगी। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कमांड्स ऑलरेडी आती हैं, जैसे डायरेक्टरीज में मूव करना, फाइल मैनिपुलेशन, और और जो बेसिक कमांड्स होती है टर्मिनल की। अगर आपको नहीं पता कि बेसिक कमांड्स क्या है, उनको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो जाकर। मैंने वह बता रखा है कि कौन कौन सी बेसिक कमांड्स है जो आपको आनी चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने से पहले। तो बढ़ते हैं अपनी पहली कमांड की तरफ, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि पहले हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। हम सेट कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी होम डायरेक्टरी में हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूँगा गेट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अब हम अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरी डायरेक्टरी एम्प्टी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब मैं करूँगा अपने जो भी मेरा नाम है और मेरी ईमेल है उसको मैं सेट करने वाला हूँ गिट के साथ। इसको सेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट कॉन्फ़िग का। अब गिट कॉन्फ़िग जो है वो आपकी शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ़िगर के लिए। कॉन्फ़िगर बेसिकली होता है क्या है कि हम जो भी आप कमिट्स करोगे और जो भी आप इसमें चेंजेस करोगे, जो भी आप मैनिपुलेशन करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपनी सोर्स कोड के अंदर, वो जिस भी बंदे के साथ एसोसिएट होगी। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर से उसको कर रहे हो तो वो जब आप उसके लॉग्स देखोगे, यानी आप ये देखोगे कि किस किस ने किस किस टाइम पे कमिट करा है, तो वहाँ पे आपका नाम और आपकी ईमेल शो होगी। यानी इस बंदे ने इस टाइम पे इस ईमेल से इसको कमिट करा है, यानी इसमें चेंज करा है। तो यार इससे मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है, ये पता करना आसान हो जाता है किसने क्या चेंजेस उसमें करे हैं फाइल में। तो इसको सेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे गेट कॉन्फ़िग डबल हाइफन ग्लोबल कमांड। ग्लोबल के बाद आपको टाइप करना है यूज़र डॉट नेम। नेम को सेट करने के लिए नेम, और नेम है मेरा यश, मैंने यहाँ पे यश लिख दिया। और ईमेल के लिए भी यार सेम रहेगा। ईमेल के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ईमेल लिखनी है, यहाँ पे अपनी 451। कैसे पता लगेगा कि मेरा ये सेट हुआ कि नहीं हुआ ईमेल और ये, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ईमेल हटाना है और यहाँ पे एंटर मारना है। तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे क्या दिया, मेरी ईमेल जो मेरी सेटेड ईमेल है, जो मेरी कॉन्फ़िगर्ड ईमेल है, वो मुझे मिल गई। ऐसे ही अगर मैं नेम के साथ करना चाहूँ तो मैं नेम के साथ भी कर सकता हूँ, और ये मुझे दे देगा मेरा नेम जो कि सेट है। तो यार फटाफट से स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। अब अगली चीज़, हमने नाम वगैरह तो सेट कर लिया। अब जो हमारी सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि गिट के 3 एरियाज़ को समझना। 3 एरियाज़ क्या होते हैं, सबसे पहला एरिया होता है आपका
जो है अनस्टेज्ड एरिया। अब अनस्टेज्ड एरिया का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अनस्टेज्ड एरिया का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स को गेट से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 100 फाइलें भी बना दी, मैंने यहाँ पे 100 फ़ोल्डर्स बना दिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें स्टेज्ड एरिया में नहीं डाला, मैंने गिट को ये नहीं बताया कि हाँ भाई अब इस फ़ाइल को तू ट्रैक कर सकता है, इस प्रोजेक्ट को तू ट्रैक कर सकता है, तो वो जो फाइल्स सारी होंगी वो होंगी मेरे अनट्रैक्ड एरिया में। ठीक है, उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिपोजिटरी को इनिशियलाइज़ करेंगे इस फोल्डर के अंदर। अब रिपोजिटरी को इनिशियलाइज़ करना मतलब, रिपोजिटरी होती है मेरा वर्क स्पेस, जहाँ पे कि मेरे सारे के सारे जो फ़ोल्डर्स हैं और जितने भी मेरी फाइल्स हैं, जितने भी मेरे सोर्स कोड हैं, उनको मैं मैनेज करूँगा गिट की मदद से। तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है गेट इन इट। ठीक है, तो इन इट अगेन शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइज के लिए, और आपको यहाँ पे सिंपली इसको एंटर दबा के यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझसे कह रहा है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी। ठीक है, अगर आपकी रिपोजिटरी यानी आपका जो फोल्डर है वो एम्प्टी है तो यहाँ पे आपको एम्प्टी वर्ड दिखाई दे जाएगा। अगर इसके अंदर पहले से कोई फाइल्स होती तो गेट क्या करता, उन फाइल्स के साथ ही वहाँ पे एक रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देता। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनस्टेज्ड एरिया और स्टेज्ड एरिया, और उसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है कमिट। ये कोई मतलब ये एरिया नहीं है, लेकिन इसको हम डिफाइन करते हैं कि फाइनलाइज्ड चेंजेस, यानी जो चेंजेस आप फाइनलाइज कर देते हो। मान लो कि मैंने 4 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो 4 लाइन है ये फाइनलाइज होता है, और ये जो 4 लाइनें ये परमानेंट रहने वाली हैं इस कोड के अंदर। ये 4 लाइन बेसिक्स हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मैंने मेन फंक्शन बना लिया, तो ये जो 4 लाइनें हैं ये तो रहेंगी ही रहेंगी। तो मैं क्या करूँगा, उसको कमिट कर दूँगा कि मेरा ये जो चेंज है वो फाइनलाइज हो गया। ठीक है, तो इन सब को करते कैसे हैं, सबसे पहले अब हमें अगर ट्रैक करना है कुछ, तो हमें फाइल्स भी तो होनी चाहिए हमारे फ़ोल्डर के अंदर, लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं फ़ोल्डर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल में बनाऊँगा टच कमांड की मदद से, और मैं इसका नाम रखूँगा टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो मेरी जो फाइल है वो बन चुकी है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मेरी फ़ाइल है वो कौन से एरिया में है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है कि मेरी अभी मैंने फ़ाइल बनाई है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से एरिया में स्टेज है, अनस्टेज है, कमिट है। ठीक है, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है गेट स्टेटस। अब स्टेटस से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको बताएगा कि क्या स्टेटस है आपकी रिपोजिटरी का, यानी कौन से चेंजेस हैं जो अनस्टेज्ड हैं, कौन से चेंजेस हैं जो स्टेज्ड हैं। अगर कोई चीज़ पड़ी है जिसको आप कमिट कर सकते हो तो वो क्या है, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो जब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑन ब्रांच मास्टर, क्योंकि ब्रांच क्या होती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो नो कमिट्स येट, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कमिट नहीं किया, यानी मैंने कोई भी चेंज को फाइनलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार अनट्रैक्ड फाइल यानी अनस्टेज फाइल, और आप इसे अनट्रैक्ड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आ गई रेड में, यानी अभी मेरी क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है, यानी अभी गेट को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि गिट इस फाइल को ट्रैक करे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा। इसको ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ गेट ऐड लिखना है, और अगर आपकी ज़्यादा फाइल्स है तो आप इसके आगे डॉट लगा सकते हो। इसका मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं जो कि अनट्रैक्ड हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, अनट्रैक्ड एरिया से यानी अनस्टेज्ड एरिया से उठ के और कहाँ चली जाएंगी, स्टेज्ड एरिया में। ठीक है, यानी गेट उनको मैनेज करेगा फिर। या फिर आप अगर किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को मैनेज करना चाहते हो, यानी आपके 3 फ़ोल्डर हैं, आप चाहते हो कि यार मेरा सिर्फ जो सेकंड वाला फ़ोल्डर है, ठीक है, वही जो है वो गिट ट्रैक करे, बाकी फ़ोल्डर ना करे, तो आप उसका सिंपली नाम भी दे सकते हो। तो फिलहाल के मेरे पे एक ही फ़ाइल है, तो मैं यहाँ पे गिट ऐड डॉट करने वाला हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा से गिट स्टेटस रन करता हूँ तो यार देख सकते हो कि जो हरा था वो लाल, सॉरी जो लाल था वो हरा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी अब क्या है, ये फाइल जो है, ये जो चेंज है जो मेरी फाइल है वो स्टेज्ड एरिया में आ चुकी है, यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको फाइनलाइज कर सकता हूँ। अब मैं इसमें कमिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब कमिट कैसे करते हैं, सिंपल कमांड होती है गेट कमिट एम। एम क्या होता है, मैसेज के लिए होता है। ठीक है, जब आप कमिट करते हैं तो आपको उसके साथ एक मैसेज लगाना होता है, यानी कि आपने उस फाइल में, ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, आपका फर्स्ट कमिट हो सकता है, इनिशियल सेटअप हो सकता है, या जो भी मतलब आप उस कमिट के साथ रेफरेंस देना चाहते हैं, उस चेंज के साथ रेफरेंस देना चाहते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट कमिट है, तो इसलिए मैं इसमें लिखूँगा फर्स्ट कमिट, और मैं यहाँ पे कर दूँगा एंटर प्रेस। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो वन फाइल चेंज्ड,
फाइल चेंज हुई है, ठीक है, ध्यान देना, 1 फाइल चेंज, 0 इंसर्जन्स, 0 डिलीशंस, क्योंकि फाइल तो मेरी चेंज हुई है, फाइल तो मेरी मतलब स्टेज्ड एरिया में थी, अब मैंने उसको कमिट कर दिया, लेकिन फाइल के अंदर अभी तक कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 0 इंसर्जन्स है और 0 ही डिलीशंस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या करते हैं हम नैनो एडिटर की मदद से, जिनको नहीं पता नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम फाइल्स में जो है डेटा वगैरह मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दिस वीडियो इज़ गुड, सो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं गिट स्टेटस रन करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि यार जो तुम्हारी गिट जो तुमने कमिट करा था ना, उसमें तुम्हारी एक मॉडिफिकेशन हुई है, यानी किसी ने तुम्हारी उस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करी है, ठीक है। तो अब ये जो रेड में आप देख रहे हो, जब भी आपको कोई चीज़ रेड में दिखेगी यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि वो अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेज्ड एरिया में आपके जो चेंजेस हैं वो स्टेज्ड एरिया में नहीं है। तो अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस सही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से ऐड कर दूँगा, ठीक है। और इसको ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको मैं दोबारा से गेट स्टेटस रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मॉडिफाइड है, ठीक है। तो अब मैं इसको कमिट कर सकता हूँ, तो अब जब मैं इसको कमिट करूँगा तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडेड कंटेंट, कंटेक्स्ट और कंटेंट। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 फाइल चेंज एंड 1 इंसर्जन डन, यानी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लाइन इसमें फाइल में इंसर्ट कर दी। तो यार इस तरीके से जो है गेट आपकी फाइल्स को ट्रैक करता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली कमांड की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगली कमांड जो हमारी होती है वो होती है गेट लॉग, ठीक है। तो गेट लॉग, अब लॉग से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या करेगा, एक लॉग, गेट क्या करता है, आपका एक लॉग मेंटेन करता है, आपकी जितनी भी आप चेंजेस करते हो उन सबको एक फाइल के थ्रू, एक लॉग के थ्रू मेंटेन करता है। एक इसमें कमिट आईडी होती है, ठीक है, किस टाइम पे किसने उस कमिट को करा। तो जब आप गेट लॉग करते हो तो आपको यहाँ पे पता लग जाता है कि इस कमिट आईडी पे भाई साहब, और इस वाली उससे, इस ब्रांच से, मास्टर ब्रांच से इस बंदे ने इस जीमेल आईडी से इतने बजे और ये कमिट करा, ठीक है। मैंने अभी तक 2 कमिट करे, मेरा फर्स्ट कमिट था और सेकंड कमिट करा। तो ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आप 4 या 5 बंदों के साथ या उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हो, और आप देखना चाहते हो कि किसने कौन से चेंजेस करे और कब फाइल में चेंजेस हुए, तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कमांड की तरफ, दैट इज़ गेट शो, ठीक है। तो अब शो और लॉग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गिट शो क्या करती है। अगर मैं यहाँ पे गिट शो करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। मुझे कमिट मिल रहा है, मुझे कमिट आईडी मिल रही है, मास्टर ब्रांच मिल रही है, मुझे ऑथर मिल रहा है, टाइम एंड डेट। बट मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है इसको कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ये आपको बताता है कि क्या डिफरेंसेस, यानी क्या चेंजेस हुए हैं उस एक्चुअल फाइल में, यानी ये मैंने कमिट तो कर दिया लेकिन इस फाइल के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं वो हुए क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक इंसर्जन करा था, एक लाइन का इंसर्जन करा था, दिस वीडियो इज़ गुड, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको देखना है कि किस बंदे ने क्या चेंजेस करे हैं, एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है उस फाइल में, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो इस कमांड को। तो अगेन हम इस टर्मिनल को कर देते हैं क्लियर और बढ़ते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ, जो कि है ब्रांच। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतनी देर से मैं इसमें कमांड्स आपको बता रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर मास्टर लिखा है। तो मास्टर होता क्या है, बेसिकली ये होती हैं ब्रांचेस। अब ब्रांचेस का मतलब होता है, आपने ट्री तो देखा होगा, ट्री की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और उससे काफ़ी सारी जो है और ब्रांचेस, अनदर ब्रांचेस निकल रही होती है। तो आप इसको एज अ ट्री कंसिडर कर सकते हो कि आपकी एक मास्टर ब्रांच है, ठीक है। उसके अंदर आपने मान लो कि मास्टर ब्रांच के साथ साथ आपने 2 ब्रांचेस और बना दी, एक आपने बनाई स्कूल, एक आपने बनाई यूनिवर्सिटी। अब स्कूल में आप क्या करोगे, जितने भी आपके स्कूल की फाइल्स हैं, आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको मेंटेन कर रहे हो, और जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी वाली फाइल्स और यूनिवर्सिटी वाली प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप यूनिवर्सिटी वाले ब्रांच से मेंटेन कर रहे हो।
तो ये क्या करता है, ये ब्रांच बेसिकली डिस्टिंग्विश करती है आपकी जो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं फाइल्स की, ठीक है। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रांच को लिस्ट करने के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे 5-6 ब्रांचेज़ हैं मेरी, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन सी ब्रांचेज़ मेरे लिए अवेलेबल हैं जिनमें मैं मूव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट ब्रांच। तो गेट ब्रांच क्या करेगा, जितनी भी मेरी अवेलेबल ब्रांचेज़ है इसके अंदर तो वो मुझे लिस्ट कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेरे पास सिर्फ मास्टर ब्रांच है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी ब्रांच क्रिएट नहीं करी है। तो अब ब्रांच को क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है गेट चेकआउट और यहाँ पे -b और यहाँ पे आप सिंपली अपनी ब्रांच का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यश और यहाँ आप देख सकते हो कि स्विच टू अ न्यू ब्रांच यश। तो ये क्या करता है, ये ब्रांच को क्रिएट तो करता ही करता है, साथ में ये क्या करेगा उस ब्रांच के अंदर मूव इन भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर यार मैं इस ब्रांच के अंदर नहीं आना चाहता, मैं तो खाली क्रिएट करना चाहता हूँ और अब मुझे वापस जाना है इस ब्रांच के अंदर, तो मैं वो कैसे करूँगा। तो सेम है, आपको सिर्फ यहाँ से -b हटाना है और यहाँ पे लिखना है मास्टर, यानी गेट चेकआउट मास्टर। आप कह रहे हो कि गेट भाई मुझे क्या करो इस मास्टर ब्रांच में शिफ्ट कर दो। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मास्टर ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्विच टू मास्टर ब्रांच, तो मैं वापस से अपनी मास्टर ब्रांच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नई ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांचेस में जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम वापस से चलते हैं अपनी दूसरी ब्रांच में और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेंज करते हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जब आप ब्रांचेस बनाते हो, ठीक है, मान लो कि आप 2 ब्रांच बना रहे हो सेम प्रोजेक्ट पे। अभी मैंने इस फोल्डर के अंदर एक मास्टर ब्रांच है, एक यश ब्रांच है, ठीक है। तो मास्टर ब्रांच क्या है, मेरी मेन ब्रांच है जिस पे कि जब मैं चेंजेस अप्लाई करूँगा तो वो सारी ब्रांचेस पे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ट्री होता है ना कि एक ट्री की जो मेन जो रूट होती है वहाँ से सारी ब्रांचेस में जो मिनरल्स और सारी विटामिन हैं वो पास ऑन होते हैं। तो वही यहाँ पे सीन है कि अगर मैं मास्टर ब्रांच में कुछ भी चेंजेस करूँगा तो वो इन सब ब्रांचेस में भी इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नैनो text.txt को खोलते हैं और यहाँ पे एक लाइन को इंसर्ट करते हैं, दिस इज़ अ रेनी डे, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ गेट स्टेटस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्रांच को चेंज कर लेता हूँ। तो अगर मैं ब्रांच को अपनी चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे मास्टर ब्रांच में आता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे गेट स्टेटस अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है चेंज, यानी मेरी जो फाइल है उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने इस ब्रांच के अंदर चेंज किया वो इस ब्रांच में भी इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मास्टर के पास क्या है, सारा कंट्रोल है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, यानी इसको मैं अनस्टेज एरिया में कर सकता हूँ या फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो मैं इस ब्रांच से भी मेरी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आया है। तो अगर हम दोनों को मर्ज करना चाहें, यानी मास्टर ब्रांच को और जो मेरी नई ब्रांच है यश ब्रांच को, अगर मैं उन दोनों को मर्ज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं करता हूँ गेट मर्ज और फिर मैं नाम लिखूँगा यश, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑलरेडी अप टू डेट। ऑलरेडी अप टू डेट का मतलब क्या हुआ कि अब ये मर्ज कमांड करती क्या है, मर्ज कमांड क्या होती है कि ये जितने भी स्पेसिफाइड ब्रांच होती है उसकी हिस्ट्री जो होती है वो सारी की सारी मर्ज कर देती है करंट ब्रांच में। अब मैंने यश ब्रांच में क्या करा था, मैंने वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करी थी text.txt में, लेकिन वो आप देख सकते हो कि वो मॉडिफिकेशन जो है ऑलरेडी मास्टर में मुझे दिख गई थी, ठीक है। तो यानी कि जो दोनों ब्रांचेस में जो लेवल्स हैं वो इक्वली मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट बता रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे करते हो तो आप क्या करते हो, अलग अलग ब्रांचेस बनाते हो, ताकि एक अगर आप कोई अलग चीज़ कर रहे हो, यानी अगर आप किसी लेट जस्ट सपोज कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कि 5 लोग वर्क कर रहे हैं, तो अब आप सारे के सारे अगर मास्टर ब्रांच पे वर्क करोगे, ठीक है, मान लो कि आपने कोई चेंज करा,
ठीक है, और फिर अगले दिन उस चेंज के ऊपर किसी ने और चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिससे कि पता नहीं लगता कि हमारी जो फाइल है वो टोटली मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये होता है कि हर एक बंदा अगर अपनी ब्रांच में काम करे, यानी अपनी एक नई ब्रांच बना के उसमें काम करे और वहाँ से उस चेंजेस को कमिट करे, ठीक है, वहाँ से उस चेंजेस को कमिट करे, तो ये पता रहेगा कि कौन सी ब्रांच में किसने कहाँ कमिट करा, और ऐसे करके आपस में जो क्लैशेज़ हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। और बाद में क्या कर सकते हैं, हम सारी ब्रांचेस को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन ऑलवेज गुड, लुक्स गुड, ठीक है। तो अगली कमांड हमारी है गेट रिमोट कमांड। अब रिमोट कमांड क्या होती है, बहुत ही यूज़फुल कमांड है, ठीक है। रिमोट कमांड करती क्या है, ये आपकी लोकल रिपोजिटरी को, यानी जो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी जो है मेरी गेट ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें हमने इतनी सारी कमांड्स वगैरह देखी, तो इस रिपोजिटरी को ये क्या करेगा, ये लिंक कर देगा किससे, एक रिमोट सर्वर से, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम सिंपली करते हैं गिटहब की मदद से। गिटहब पे हम जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है। और रिपोजिटरी बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम वो करते हैं। तो गिटहब मैं ओपन करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रिपोजिटरी ऑलरेडी बना रखी है जिसका नाम है डेमो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका जो HTTPS लिंक है उसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आके लिखूँगा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का बेसिक मतलब है कि जितनी भी अब चेंजेस जो भी होंगे, यानी जो भी मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पे, वो क्या होंगे, वो इफ़ेक्ट करेंगे मेरे गिटहब की इस रिपोजिटरी में, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेंगे एक तरीके से। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, उस लिंक को कर दूँगा पेस्ट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि आपकी जो रिपोजिटरी है वो टोटली सेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी, अब जो मेरी लोकल रिपोजिटरी है मान, यानी जो गेट ट्यूटोरियल रिपोजिटरी है, ये क्या है, ये यहाँ पे इस ओरिजिन के लिए सेट हो गई। यानी अब ये अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूँगा तो मैं उनको कमिट करूँगा, तो जो चेंजेस है वो मुझे इस रिपोजिटरी में शो होंगे। तो मैं आपको भी करके दिखाऊँगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम अगली कमांड की बात कर लेते हैं जिसका नाम है गेट पुश, ठीक है। अब पुश कमांड क्या करती है, पुश यानी धक्का देना। अब धक्का देना, कहाँ से धक्का देना भाई, हम किसी इंसान को तो धक्का नहीं दे रहे ना कहीं से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना भी हमारा करंट वर्क है, यानी जितना भी मैंने अभी तक इसमें काटा पीटी करी, या जितना भी मैंने आप कह सकते हो चेंजेस करे अपनी फाइल्स में, तो वो सबको मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा। कहाँ पुश करूँगा, मैं उन सबको यहाँ इस अपनी लोकल मशीन से इस जो रिमोट सर्वर है इस पर पुश करूँगा, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ इसको, यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है गेट पुश एंटर, ठीक है। तो पहली बार जब आप करोगे इसको पुश, तो आपको ये जो कमांड है ये पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ एंटर प्रेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्रांचेस टू HTTPS और टोटल 6 राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसने क्या करा, मेरी जो जितने भी मेरे चेंजेस थे उनको पुश कर दिया मास्टर ब्रांच में यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रांच, यहाँ पे मेरी ब्रांच है मास्टर, यहाँ पे मेरी जो टेक्स्ट फाइल है वो यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वीडियो इज़ गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मतलब अपने लोकल जो आपका कंप्यूटर है वहाँ से आप उन फाइल्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो रिमोटली। तो अगली जो कमांड होती है वो हमारी होती है गेट पुल, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यार, मैंने यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एडिट, और मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं अभी गिटहब पे हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से दिस वीडियो इज़ ऑल्सो लॉन्ग, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपडेट टेक्स्ट कमिट चेंजेस और ऐड ऑप्शनल, यहाँ पे आपको कर देते हैं अपडेट, हम यहाँ पे ला लेते हैं कमिट का टेक्स्ट, यानी हम बताएंगे जो मैसेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट कमिट डायरेक्टली टू द मास्टर ब्रांच, मैं कहूँगा ठीक है यार मेरी मास्टर ब्रांच है, अभी इसको डायरेक्टली कमिट कर दो उस पर। तो ये क्या करेगा, अब जो मैंने चेंजेस करे उसको ये कमिट कर देगा, यानी फाइनलाइज कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो चेंजेस है वो हो चुके हैं। तो अभी अगर मैं कोड पे आता हूँ बैक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट जो मैंने अभी अभी करा और 11 सेकेंड्स अगो। लेकिन
अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गेट स्टेटस, तो अभी आप देख सकते हो कि यार मेरी जो फाइल है वो मॉडिफाइड है, ठीक है, मॉडिफाइड है। और अगर मैं यहाँ पे गेट पुश करूँगा ना अभी, तो गेट पुश जो है वो काम नहीं करेगा। अभी आप देखना यहाँ पे, देखो इसने कह दिया कि फेल टू पुश सम रेफरेंस, ठीक है। तो हिंट गेट पुल बिफोर पुशिंग अगेन। तो ये कह रहा है कि यार भाई मैं पुश कैसे करूँ, वहाँ पे पहले से चेंजेस हो रखे हैं, पहले उन चेंजेस को तो ट्रैक करवा लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे पुल इसका इस्तेमाल करूँगा, यानी अभी मैंने पुश करा था, मैंने यहाँ से धक्का दिया था अपनी रिपोजिटरी को वहाँ चेंजेस करने के लिए। अब मैं वहाँ से जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, मान लो आपने गिटहब पे चेंजेस करे और आप चाहते हो कि वो आपके लोकल कंप्यूटर में वो चेंजेस आ जाएं, तो आप क्या करोगे, गेट पुल। ये किस लिए करते हैं हम, ताकि दोनों जगह हमारी जो इक्वालिटी है, जो हमारी अपडेटेड है, जो हमारा डेटा है वो अप टू डेट रहे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लीज़ कमिट योर चेंजेस और टू स्टैश देम बिफोर यू मर्ज। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैंने अगर मैं गेट स्टेटस चेक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी मेरी मॉडिफाइड है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो वो पुश वो पुल भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ पे भी मॉडिफाइड है, वहाँ पे भी मॉडिफाइड है, दोनों जगह मॉडिफाइड है, तो वो इक्वली नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से गेट ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको कमिट कर देंगे, नथिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्जन हो गया मेरा 1। और अब अगर मैं गेट स्टेटस अपना चेक करूँगा, ओके, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा, पहले इसको मर्ज करना था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मर्ज नहीं किया था, तो इस वजह से मेरा जो पुल है वो काम नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ गेट पुल, इट इज़ ऑलरेडी अप टू डेट। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अपनी जो मेरी text.txt है उसका कंटेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेड है वो है दिस इज़ अ रेनी डे, जो कि मैंने ऐड करा था, और दिस इज़ वीडियो इज़ अ लॉन्ग वीडियो, ओके। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इन दो, एक गिटहब और गिट के बीच में जो ट्रांजिशन है, यानी जो आप ट्रांसफ़र है फाइल्स का, वो यूज़ कर सकते हो लोकल रिपोजिटरी से अपनी, यानी लोकल जो आपकी मशीन है वहाँ से आप उसको रिमोट पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक सब जो है क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। फिर बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अगर आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई रिपोजिटरी है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, कोड यहाँ पे कुछ नहीं है आई थिंक, ओके। सो यहाँ पे मैं अपनी लोकल एक, जैसे मेरी लोकल जो मेरी एक रिपोजिटरी है, ठीक है, बेस इनकोडर नाम से। सो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी रिमोट रिपोजिटरी है, यानी ये रिमोटली मेरी एग्जिस्ट करती है गिटहब पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लोकल कंप्यूटर में क्या करूँ, मतलब अपने लोकल कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लूँ। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है गेट क्लोन। आपको करना क्या है, यहाँ से आपको कोड पे आना है, आपको यहाँ से जो लिंक है उसको कॉपी करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गेट देन क्लोन। क्लोन का बेसिकली मतलब होता है, ये क्या करेगा, इस रिपोजिटरी की एग्जैक्ट कॉपी आपके इस फोल्डर या फिर इस रिपोजिटरी के अंदर बना देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे उस लिंक को और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लोनिंग इनटू बेस 64, सो रिसीविंग ऑब्जेक्ट डन। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरी जो ये रिपोजिटरी थी, जो मेरी रिमोटली एग्जिस्ट करती थी, वो मेरे लोकल रिपोजिटरी पे क्या है, ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। तो ये तब आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, जैसे आप गिटहब पे अगर आपको किसी का प्रोजेक्ट रेफरेंस चाहिए, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आप उस प्रोजेक्ट को आप वहाँ पे मैनेज ना करो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट के पे 4 या 5 बंदे एक साथ काम करते हो सेम रिपोजिटरी पे और सेम ब्रांच पे, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो बंदे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कोई कुछ चेंजेस कर रहा होता है, कोई कुछ चेंजेस कर रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने लोकल में उसकी कॉपी बना लेते हो और उस कॉपी पे काम करते हो। जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो, वहाँ पे पुश कर देते हो, जिससे कि आपको मेंटेन करने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कॉपी बना ली। अब मैं इसके अंदर जो भी चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे तब चेंज होगा अगर मैं इसको यहाँ से पुश करूँगा, ठीक है। सो यार ये तो था एक बेसिक कि आपको जो जो गिटहब के, सॉरी, गेट और गिटहब थोड़ा सा पता होना चाहिए,
ठीक है। गिट के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। ऑल्दो आप यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, बट बिलीव मी कि अगर आप आप अगर रियली आप अगर गिट और गिटहब सीखना चाहते हो तो आपको यहीं से इसको ऑपरेट करना सीखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एवर टू कंट्रोल गिट एंड गिटहब विद टर्मिनल। ठीक है। तो यार अब बात करते हैं गिटहब की। हमने गिट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं गिटहब की कि गिटहब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने रिपोजिटरी वगैरह बनाई, लेकिन ये रिपोजिटरी होती क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो यार जब आप गिटहब पे जाओगे तो यहाँ पे आप .com पे जाओगे तो आपको एक लॉगिन स्क्रीन मिलेगी, वहाँ पे आप गूगल से साइन इन कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी, साइंड इन एज। यहाँ पे आप मेरा यूज़र नेम देख सकते हो, थोड़ा डिफरेंट सा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी योर प्रोफाइल। अब अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको एक अपना ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मेरी कितनी रिपोजिटरीज़ हैं, मेरे कितने प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। और क्या मेरे फॉलोवर्स फॉलोइंग है, और क्या मेरी जो लिंक्स हैं वो हैं। ठीक है। और कितने मैंने कमेंट वगैरह अपनी अभी तक के मेरे रीसेंट कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है गिटहब पे। ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर मैं आता हूँ होम पे, तो होम पे आप यहाँ पे जितने भी लोग गिटहब पे हैं उन सब की आप प्रोफाइल्स को देख सकते हो। ठीक है। आप उनके यूज़र नेम को टाइप करोगे तो आपको उनकी प्रोफाइल जो है वो दिख जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर मान लो प्रोजेक्ट को सर्च करना चाहते हो, लाइक अगर मैं एक प्रोजेक्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ नेट, मान लो की लॉगर। सो की लॉगर। ठीक है। तो मैं जैसे ही सर्च करूँगा की लॉगर, तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ सिंपल की लॉगर फॉर विंडोज़ लिनक्स। और यहाँ पे मुझे जिन भी लोगों ने ये कोडिंग करी है, जिन भी लोगों ने प्रोजेक्ट्स अपने बनाए हैं, वो मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ डिफरेंट मतलब जो स्टार्स हैं जिन लोगों की फेमस है या जिस भी लैंग्वेज में उन्होंने करा है, जिस टाइम पे उन्होंने करा है, वो सब मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो अगेन अगर आपको कोई पसंद आता है प्रोजेक्ट्स, आप उस पर और उसको अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको कॉपी करके लिंक को और अगेन अपनी लोकल रिपोजिटरी में उसको कॉपी एक क्लोन कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गई अदर रिपोजिटरीज़ की बात। अब बात करते हैं पर्सनल रिपोजिटरीज़ की। तो यहाँ पे आपको एक न्यू का आइकन दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एक रिपोजिटरी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप करोगे न्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ओनर कौन है इस रिपोजिटरी का। अगर आपके एक से ज़्यादा 2 अकाउंट है, 2 या 3 अकाउंट है, तो आप अपने उस अकाउंट में भी जाके क्या कर सकते हो, रिपोजिटरीज़ बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली आपको अपनी रिपोजिटरी का नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो ऑफ गिट। ठीक है। डेमो ऑफ गिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो ऑफ गिट इज़ अवेलेबल। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि मैं अपनी जो फ़ाइल है उसका, जो मेरी रिपोजिटरी है, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ कि लाइक कि इस फ़ाइल में क्या होने वाला है। ठीक है। यानी मैं इस रिपोजिटरी में किस चीज़ के ऊपर काम करने वाला हूँ या क्या मैं इस रिपोजिटरी के अंदर रखने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड थिंग जो है पब्लिक और प्राइवेट। अगर आप इसको पब्लिक करते हो तो कोई भी इंटरनेट पे, जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, जो भी गिटहब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, वो आपकी रिपोजिटरी को देख सकता है। ठीक है। तो हम इसको अभी के लिए प्राइवेट रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आता है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद ऐड रीडमी फाइल। अब रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल आपकी बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि आप मेंटेन करते हो, या फिर आपका एक इंट्रोडक्शन होता है प्रोजेक्ट का जो आप मेंटेन करते हो। ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको इग्नोर कर दूंगा और यहाँ पे ऐड गेट इग्नोर। अब गेट इग्नोर भी एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हो, जैसे कि मेरे 10 फ़ोल्डर हैं। ठीक है। मेरी लोकल रिपोजिटरी में 10 फ़ोल्डर हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई एक फ़ोल्डर ऐसा है जिसको मैं चाहता हूँ कि जो कि मेरी गिटहब पे ना दिखे, यानी मेरी यहाँ पे रिपोजिटरी में शो ना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गिट इग्नोर में जा करके उस फाइल का नाम कर सकते हैं, उस फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि वो जो फाइल है वो वहाँ पे शो नहीं होगी, एक्सेप्ट दैट फाइल। बाकी सब फाइल जो हैं वो शो होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। तो अब तक यहाँ पे हमने इसको प्राइवेट कर दिया, नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन अब हम नहीं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा रिपोजिटरी को और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो गई। ठीक है। तो
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो है गेट इनिट, ठीक है। तो गेट इनिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी हमने पहले ही इसलिए मैंने आपको गेट पहले बताया क्योंकि गेट ही बेस है गिटहब का, ठीक है। गिटहब इज़ नथिंग बट अ विजुअलाइजेशन और यू कैन से यूज़र इंटरफेस विद GUI ऑफ गिट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने करंट फोल्डर के अंदर क्या करोगे, एक इनिशियलाइज़ करोगे, फिर आप ऐड करोगे। अगर आप रीडिंग फाइल ऐड नहीं भी करना चाहते तो आप क्या करोगे, सारे फाइल्स को ऐड कर दोगे। उसके बाद आप करोगे कमिट। कमिट के बाद आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी ब्रांच को बना सकते हो, आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस लिंक को कॉपी करना है। अगर आप अपनी लोकल रिपोजिटरी को अटैच करना चाहते हो इस जो रिमोट रिपोजिटरी है यानी यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था कि इसको आपको कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है और बूम एंटर। उसके बाद आपको अपनी लोकल रिपोजिटरी से अगर धक्का मारना है अपने कंटेंट को, अपने रिपोजिटरी के फोल्डर्स को, अपने सारी की सारी फाइल्स को, कहाँ पे, अपने रिमोट सर्वर पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट पुश का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको एक और वो दे रखा है, और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम दी कमांड लाइन, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी दे सकते हो, ठीक है। तो और आपने ब्रांच करी तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको पुश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी फॉलो कर रखे हैं। तो यार ये सारी चीज़ें तो थी कि आप कैसे गिट और गिटहब को यूज़ कर सकते हो साथ में। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम गिट और गिटहब को यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इसके, इसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, आपको गिट इंस्टॉल करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और एक बार गिट आपका इंस्टॉल हो गया उसके बाद आपको गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है, सेकंड स्टेप, जो कि पहले ही कर चुके हैं। इन दोनों स्टेप के बाद आपको थर्ड स्टेप विजुअल स्टूडियो कोड में आना है और उसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है यहाँ पे, और आपको देखना है कि यहाँ पे आप गिट टाइप करोगे और यहाँ पे जो आपका गिट है वो एनेबल्ड होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गेट एनेबल्ड, वेदर गेट इज़ एनेबल्ड, तो यहाँ पे अगर आपका ये ऑप्शन टिक नहीं है तो आप इसको टिक कर देना है इस ऑप्शन को। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सोर्स कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपका कुछ जो सोर्स कंट्रोल है वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। आप इस यहाँ से ओपन कर सकते हो और क्लोन रिपोजिटरी भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यार यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा, क्लोन कर लूँगा, लेकिन टर्मिनल से कैसे करूँ, क्या मुझे बार बार गिट बैश को ओपन करना पड़ेगा? नहीं, आपको यहाँ पे सिंपली टर्मिनल पे आना है, आपको न्यू टर्मिनल पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पावर शेल, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल है, और जब आप इसको यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट बैश का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यार आप देख सकते हो कि मेरा जो सेम जो मेरा गिट बैश है वो यहाँ पे खुल चुका है, और यहाँ पे जो मेरी सारी की सारी गिट की कमांड है, ठीक है, वो यहाँ पे रन होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ, लेट जस्ट सपोज हमने जिस भी फोल्डर पे अभी तक काम करा, तो हम आते हैं न्यू वॉल्यूम डी में और मैं आ जाता हूँ गेट ट्यूट पे, गेट ट्यूट 1 पे, ठीक है। और मैं इस फोल्डर को क्या है यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। एक मेरा फोल्डर है जो मैंने रिपोजिटरी को क्लोन करा था, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू टर्मिनल खोलूँगा। यहाँ पे दिखा रहा है मॉडिफाइड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाते हैं गेट बैश पे, और अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस जो है चेक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडिफाइड, दो चीज़ें मेरे पास मॉडिफाइड है, यानी सेम जो गेट बैश टर्मिनल हमने जो वहाँ से एक्सेस करा था वही हम चीज़ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना गाइस। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।